अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमासुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जो बिटकॉइन 60,000 से ऊपर ट्रेड होता था, इस वक्त जो 20,000 से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो इसके पीछे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसा क्यों हुआ, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ में जो है वो क्रिप्टोस के हवाले से कुछ अहम खबरें उनको भी जो डिस्कस करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है और पूरी कोशिश होगी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस वीडियो को जो है वो खत्म किया जाए। तो क्रिप्टो यानी कि जो बिटकॉइन है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन जो है वो 60,000 से ऊपर, जिसके बाद जो है वो हमें यूएसए में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया, उसकी बातें होती हुई शुरू नज़र आई, जिसके बाद बिटकॉइन ने करेक्शन लेनी शुरू करी, नीचे आना शुरू हो गया। अब यूएस इकोनॉमी के साथ-साथ जो ये तमाम चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन बीच में रशिया-यूक्रेन की जंग शुरू हो गई और रशिया-यूक्रेन की जंग की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम पे अटैक्स होने शुरू हो गए, जिसमें रॉनिन वॉलेट का सबसे पहला हैक समझ लीजिए जो रशिया-यूक्रेन की जंग के बाद था, जिसके बाद ही हमारी एक वीडियो थी जिसमें टेरर लूना के कोलैप्स के हवाले से हमने रिज़र्वेशंस का जो इज़हार किया था। तो उसके बाद हमें फिर टेरर लूना भी कोलैप्स होता हुआ नज़र आया। अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो ट्रिगर कुछ इस तरीके से किया गया कि यूएसडीटी का जो एक फेयर मार्केट में क्रिएट किया गया कि अगर बिटकॉइन क्रैश करता है तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट यूएसडीटी में लेके जाएँगे, यूएसडीटी से निकालेंगे, यूएसडी जो असली डॉलर है उसमें लेके जाएँगे, तो यूएसडीटी के पास पीछे इतना पैसा ही नहीं है कि वो जो है वो आपको पैसा दे सके। तो ज़ाहिर-सी बात है फेयर जो है ये इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका था कि इस फेयर के गैप को जो फिल अप करने की ज़रूरत थी और इस फेयर के गैप को जो है वो स्टेबल कॉइन के एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन ने जो वो फिल अप करने की कोशिश की, जिसमें टेरा लूना का यूएसडीसी जो है वो टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन था वो, साथ में डाई कॉइन और मल्टीपल कॉइन जो स्टेबल कॉइन आने लगे, यूएसडीटी ने भी जो वो अपना एक एल्गोरिथमिक कॉइन निकाला। अब एल्गोरिथमिक कॉइन में मसला ये है कि एल्गोरिथमिक कॉइन जिस तरह मिंट और बंड होता है, सप्लाई एंड डिमांड का रेशियो जितने टाइम में फिल करता है उतने टाइम में जो है वो कोई भी हैकर या स्कैमर या कोई भी व्हेल जो है वो उसके पैक को हाईली अनमेंटेन जो है वो कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को जो हमने रॉनिन वॉलेट हैक में टेरर लूना को कोलैप्स किस तरीके से हो सकता है, टेरर लूना का एल्गोरिथमिक सिस्टम किस तरीके से अनस्टेबल हो सकता है, उस वीडियो में डिटेल डिस्कस किया। आई कार्ड में आपको नज़र आ रही होगी ये एल्गोरिथमिक कॉइन का पैक किस हिसाब से अनमेंटेन होता है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट निकल के जो यूएसडीटी से यूएसडी यानी कि टेरा लूना के जो यूएसडी है उसमें जाने लगी, टेरा लूना के टेरा कॉइन में जाने लगी और टेरा जो इकोसिस्टम है वो 30% जो इंटरेस्ट रेट जो ऑफर करने लगा। तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट निकल के जो है वो यूएसडीसी में गई, जिसमें मल्टीपल कॉइन्स, मल्टीपल एक्सचेंजेस ने जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की और एक तरह की हाइप क्रिएट हुई और देखते ही देखते जो है वो टेरा लूना जो है वो टॉप 10 में हमें आता हुआ नज़र आया। उसका यूएसडी जो उसका स्टेबल कॉइन है वो भी और टेरा लूना का कॉइन है वो भी। फिर इन्होंने जो बिटकॉइन को अपने सिस्टम में ऐड करने की कोशिश की ताकि ये यूएसडीटी को फुली जो है वो ग्रैब कर लें। अब बिटकॉइन के एल्गोरिथमिक सिस्टम को फॉलो अप नहीं करता था। अब बिटकॉइन की भी हाइप की क्रिएट होने की वजह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई और फिर अल्टीमेटली हमें टेरा लूना जो है वो बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स होता हुआ नज़र आया। टेरा लूना कोलैप्स हुआ, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोलैप्स होते हुए आए और एक के बाद एक कोलैप्स होते-होते आखिरी में हमें जो है एफटीएक्स भी कोलैप्स होता हुआ नज़र आया, जिसकी कहीं न कहीं वजह जो टेरा लूना से लिंक थी और एफटीएक्स के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट जो लिंक थे, जिसमें सोलाना और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें कहीं न कहीं करेक्शन लेते हुए नज़र आए या फिर क्रैश होते हुए नज़र आए। लेकिन अगर आप गौर करें इस बात पे, तकरीबन जनवरी से लेकर अब तक जो है वो नवंबर तक ले लें अगर, या नवंबर से नवंबर तक ले लें, 1 साल 12 महीनों में हमें यूएसडीटी जो है वो उस हिसाब से ना क्रैश होता हुआ नज़र आया, ना ट्रैक्स कॉइन उस हिसाब से क्रैश होता हुआ नज़र आया और ना ही जो है उसका पैग उस हिसाब से अनमेंटेन होता हुआ नज़र आया, जिसकी बुनियाद पर जो है वो टेरा लूना ने जो है वो तमाम इकोसिस्टम को क्रिएट किया, तमाम एक्सचेंजेस ने, तमाम चीज़ों ने जो उस पे इन्वेस्टमेंट की। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोहतात रहा करें कि आपकी जो डायरेक्शन, मैं ये नहीं कहता कि यूएसडीटी जो है वो सिक्योर है, लेकिन जिसके अनसिक्योर होने की वजह बयान की जा रही है, उसके फेयर में आके अगर आप किसी और सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो एक तरह की बेवकूफ़ी होती है। अगर आपको जो है वो किसी भी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी बुनियादें जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए। वो किसी फेयर को तो नहीं कैच आउट कर रहा, उसकी अपनी बुनियाद जो है वो मज़बूत है या नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके साथ अगर हम देखें तो यूएसए और रशिया यूक्रेन की जो जंग शुरू हुई जिसमें सैंक्शंस वगैरह लगी, उसके हवाले से जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा जो वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। अब जिस वजह से वो इंटरेस्ट रेट को रेगुलरली हाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को ज़ाहिर-सी बात है जब वो हाई करेंगे तो इकोनॉमी अनस्टेबल होगी, स्टॉक भी जो है वो क्रैश करेगी और क्रिप्टो भी जो ज़ाहिर-सी बात है उस हिसाब से क्रैश करेगी। अब थोड़ा-सा यूरोप को देख लें तो यूरोप में जो सर्दियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं और गैस और जो यूरोप की जो गंदम है वो आती है रशिया और यूक्रेन से, जिस पे इस वक़्त जो रशिया का कब्ज़ा है। अब अगर यूरोप रशिया के अगेंस्ट कोई इक़दाम करता है, तो रशिया गैस को बंद करता है, जैसा कि रशिया कर भी चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस वक़्त जो है वो यूरोप में जो है गैसेस की प्राइसेज़ हो गई या डिफरेंट इन्फ्लेशन कह लीजिए, महँगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस महँगाई होने की वजह से भी जो है वो
इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल एक तरह का फेयर का सिनेरियो एक तो हमें नज़र आता है डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम का कोलैप्स होना क्रिप्टो में, जिसमें मल्टीपल हैक्स हुए, रोनिन वॉलेट के हैक से लेकर जो वो मल्टीपल एनएफटीज़ हो गए, एपकॉइन की एनएफटीज़ हैक हुई। उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैक हुए, जिनको हम रेगुलरली आपके साथ जो डिस्कस करते रहे, जिसकी वजह से हमें जो क्रैश नज़र आता है। साथ ही जो यूएसए गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना शुरू किया, लोगों को कहीं न कहीं उम्मीद रही कि अब जो पिवट आएगा, जून में आएगा, सितंबर में आएगा, लेकिन इस वक्त तक हमें कोई पिवट नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से यूएस स्टॉक जो है वो टाइम टू टाइम क्रैश करती हुई नज़र आती है। एक रिलीफ रैली आती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो क्रैश करती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बिटकॉइन को जो 60,000 से इस वक्त जो तकरीबन 20,000 से नीचे जो है वो लेकर आ चुकी हैं, जो बिटकॉइन 60,000 से ऊपर था। तो ये तमाम चीज़ों ने रिएक्ट किया, इन तमाम चीज़ों ने इस तरीके से जो है वो एक फेयर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट की। अब थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाले दिनों में अदा कर सकती हैं। ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन अब तकरीबन 43% डिस्काउंट के साथ जो सेल ऑफ हो रहा है, ये पीटर स्किफ का ही कहना है। पीटर स्किफ हमेशा जो जीबीटीसी, जो हम सीएमई फ्यूचर्स की बात करते हैं, जो यूएस स्टॉक में ट्रेड होता है, वो ग्रे स्केल का बीटीसी जीपीटीसी है, उसके हवाले से बता रहे हैं। वो जो है वो इस वक्त डिस्काउंट में जो ट्रेड आउट हो रहा है, और ये अभी की बात नहीं है, तकरीबन जून की बात है। जो 16,700 का बिटकॉइन, वो तकरीबन इनका ये कहना है 9,500 में जो ट्रेड आउट हो रहा है। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ग्रे स्केल का पूरा फोकस जो है वो यही है कि बिटकॉइन की स्पॉट की लिस्टिंग एक दफ़ा हो जाए, उसके बाद मल्टीपल इन्वेस्टर्स जो है वो हमें बिटकॉइन में आते हुए नजर आएंगे। बिटकॉइन प्रोबेबली 1 लाख तक जो है वो इजीली जा सकता है, इसके काफ़ी इजीली जाने के चांसेस है, लेकिन तमाम चीज़ें डिपेंड करती है बिटकॉइन की स्पॉट की लिस्टिंग पे, जो कि यूएस स्टॉक में होगी। इसके बाद इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर्स खरीदेंगे, और शेयर्स खरीदने उनको बिटकॉइन नहीं खरीदना पड़ेगा, वो बिटकॉइन के शेयर्स खरीद लेंगे, उसकी हैंडलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह भी इसमें जो है वो आ सकता है, जिसमें अमेजॉन हो गया, गूगल वगैरह, इस किस्म के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ समझ लीजिए, अब जीबीटीसी का इतना ज़्यादा जो लोग इसमें जो वो ट्रेड आउट होना, ये ज़ाहिर सी बात है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि स्टिल जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, उसका शेयर्स में वो जो है वो इस वक्त माइंडसेट क्रिएट नहीं हुआ है, जब तक कि वो सब इंतजार करें कि स्पॉट में जो लिस्टिंग हो। इसकी बुनियादी वजह ये है कि डिस्काउंट में शेयर आउट होने की, लेकिन पीटर्स के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों को शेयर आउट करते रहते हैं। अब थोड़ा-सा नेक्स्ट देख लीजिए, ट्विटर टेम्परेरीली क्लोज ऑफिस बिल्डिंग एंड सस्पेंड एम्प्लॉइज़। अब इस किस्म की खबरें जो वो डॉजकॉइन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें लेती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि डॉजकॉइन न्यूज़ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएट करता है। अब यहाँ पर आप देखें, एमएन क्रिप्टो दिस पीटीसी इंडिकेटर्स स्क्रीन्स बॉटम। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप कहें कि अभी भी बॉटम नहीं आया है, कि अभी और बॉटम आएगा, तो ये एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म सिस्टम में देखो, तो तकरीबन 26,000 से अगर बिटकॉइन को आप नीचे देखते हो, तो एक बॉटम का ही सिनेरियो नज़र आता है, कि एक पूरी रेंज नज़र आती है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप टॉप देखो, तो टॉप क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है 20,000 25,000 की। 60,000 से जो बिटकॉइन 10,000 भी ऊपर जा सकता है, 20,000 भी ऊपर जा सकता है, 80,000 तक भी जा सकता है बिटकॉइन। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी है कि 20,000 से जो वो 10,000 तक भी आ सकता है, 9,000 तक भी आ सकता है। तमाम चीज़ें जो बॉटम कहलाती हैं। अब एक्चुअली इस बॉटम में जो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है, तो मैं आपके साथ जो है वो एक रियल एग्जांपल शेयर करने से पहले थोड़ा-सा मैं शेयर कर दूँ कि एफटीएक्स ने जो बैंक्रप्सी की जानिब जा चुके हैं, जो कि चैप्टर 11 यूजुअली कहलाता है। तो उसके बाद जो है वो देखते हैं क्या होता है, कि किस हिसाब से इस और नया फंड जो क्रिएट होता है। काफ़ी सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बहामास को भी, एसबीएफ को भी। अब थोड़ा-सा देख लीजिए इस चीज़ को, कि इन्वेस्टमेंट होती किस तरीके से बॉटम में। अब नायब बुकेले हैं, जो कि एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट, उनका ये कहना है कि वी आर बाइंग 1 बिटकॉइन एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो। अब ये सच हो या झूठ हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से होती है, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कहा जाता है, कि डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसमें प्राइस कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, तो ऑन एवरेज जो है वो हमें एक प्रॉफिटेबल प्राइस जो है वो मिलती है। तो बॉटम को जो है वो इस तरीके से कैश आउट किया जाता है। अब यूएस सेनेटर अर्ग्स कांग्रेस टू पास हर क्रिप्टो बिल। अब जिन सेनेटर ने जो क्रिप्टो बिल प्रेजेंट किया था, उनका ये कहना है कि क्रिप्टो बिल को पास किया जाए, जिसमें एफटीएक्स की जो है वो बैंक्रप्सी को प्रिवेंशन वगैरह के वाली सी चीज़ें, फ़ायदे जो है वो एफटीएक्स को हो सकते हैं। इसको थोड़ा-सा समझ लीजिए, कल हमने डिस्कस किया था रियल क्यूसिकी के एक बयान को, जिसमें उनका ये कहना था कि एफटीएक्स ने जो डेमोक्रेट्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की, यानी कि बाइडेन की पार्टी को जो इन्वेस्टमेंट की इलेक्शंस में। अब ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं बाइडेन का ये फ़र्ज़ तो बनता हुआ नज़र आता है कि वो एफटीएक्स को जो है सिक्योर करें। तो एफटीएक्स इस तरीके से एक और वजह समझ लीजिए, कि इस वक़्त जो है वो हमें एक पॉलिटिकल कैप्चर या पॉलिटिकल कोलैप्स में भी जो नज़र आती है, या समझ लीजिए डिफरेंट पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है, उसकी भी जो वो गिरफ्त में कहीं न कहीं नज़र आती है। 6,522 स्लीपिंग बिटकॉइन वर्थ 107 मिलियन वेक अप आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी। अब इनएक्टिव बिटकॉइन जब मूव आउट करता है, जो 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो उसको हमने ऑन चेन एनालिसिस की वीडियो में डिटेल डिस्कस किया है आपके साथ। अब इसको थोड़ा-सा इस हवाले से समझ लीजिए, अब 6,000 के करीब बीटीसी मूव आउट हुआ।
मूव आउट होने से होता क्या है कि उसका जो ग्राफ में हम जब देखते हैं कि जो BTC 5 साल पहले था वो कहीं न कहीं मूव आउट होके कहाँ आ जाएगा, रिसेंट में आ जाएगा, वीकली में आ जाएगा, फिर 1 महीने बाद जो है वो ईयरली में वो आ जाएगा, तो ग्राफ में नीचे आ जाएगा। तो कहने को तो नहीं है, अगर एक बंदा अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में लिया है, लेकिन ओवरऑल जो ऑन चेन एनालिसिस ग्राफ की जो सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में सेलिंग प्रेशर जो है वो नज़र आता है। ऑल्दो कि एक्चुअली ऐसा ना हो, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ले जाओ सिंपली, लेकिन ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रखती है, क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस को लोग काफ़ी ज़्यादा अहमियत जो है वो देते हैं। अब हमें नज़र आता है सोलाना NFT प्रोटोकॉल मेटाप्लेक्स जो है वो अनाउंस ले ऑफ इन अ वेक ऑफ FTX कोलैप्स। FTX का कहीं न कहीं रोल हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट सोलाना में भी नज़र आती थी, मल्टीपल चीज़ें FTX कोलैप्स के साथ जो है वो सोलाना ने भी करेक्शन लिया। अब जो सोलाना प्रोटोकॉल है मेटाप्लेक्स है, वो भी जो है वो लोगों को जो है निकाल रहा है, ले ऑफ कर रहा है, ताकि जो कहीं न कहीं सोलाना को जो है सिक्योर किया जा सके। FTX लाइकली ट्रिगर्ड बाय टेरा कोलैप्स नैनसन। अब जो नैनसन ऑन चेन है, इनका ये कहना है, इनके कुछ रिजर्वेशन हैं FTX और माइडा रिसर्च के दरमियान जो भी चीज़ें चल रही थी उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से, और साथ में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट जो टेरा लूना के कोलैप्स के बाद जो है वो कोलैप्स हुए थे, उनको खरीदने के हवाले से जो FTX ने इकदाम किए। और साथ में FTX की जो इन्वेस्टमेंट टेरा लूना में थी, जाहिर बात जब टेरा लूना कोलैप्स हो तो FTX की वो इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं कोलैप्स होती हुई नजर आई, और उसके बावजूद FTX डिफरेंट जगहों से लोन लेके जो है वो टेरा लूना के साथ जो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो उनको जो बाय आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ओवरऑल ये तमाम चीज़ें जो है इन्होंने एक साथ रिएक्ट किया है। FTX के कुछ गलत डिसीजंस ही जो है वो बेसिक फंडामेंटल गलत डिसीजंस ही जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं किसी भी फर्म को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो है कोलैप्स आउट होने में। अगर आप S&P 500 इंडेक्स की लेटेस्ट सिचुएशन देखें तो हमें जो है वो तकरीबन नो लॉस नो प्रॉफिट नज़र आता है इस वक्त, और वर्ल्ड वाइड भी जो है वो तकरीबन ना बाइंग प्रेशर ना सेलिंग प्रेशर की कोई सिचुएशन हमें नज़र आती है। और इसी चीज़ को वीकली टाइम फ्रेम में देख लें तो हमें एक्चुअल सिचुएशन जो मार्केट कैप के हवाले से जो है ये नज़र आती है। और सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम मार्केट कैप के हवाले से हटकर देख लें तो DWD GMX में परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, और बाकी कॉइन्स जो है हमें हैवी करेक्शन के साथ नज़र आते हैं। टॉन कॉइन जो है थोड़ा बहुत हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। इसी के साथ थोड़ा सा देख लें, डिस्कस कर लें, मैक्स प्रिंट प्राइस 18 नवंबर की तकरीबन 18,000 के करीब नज़र आती है, और 30 दिसंबर की स्टिल जो है वो 21,000 के करीब, इसमें कोई खासी चेंज नहीं हो रही। 22 नवंबर के बाद या 23 नवंबर के बाद इसमें जो हमें चेंज होता हुआ नज़र आएगा। सेलिंग प्रेशर में देखें तो डॉज, सोलाना, XRP हमें नज़र आता है। BTC का एक हैवी जो है वो सेल प्रेशर हमें नज़र आता है, साथ में इथेरियम भी नज़र आता है। बाइंग फ्लो में देखें तो हमें XRP के साथ CSZ, BNB, मैटिक, LTC और APT कॉइन्स जो है वो नज़र आते हैं। डॉज का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाय फ्लो में नज़र आता है। अब थोड़ा सा US स्टॉक को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो US स्टॉक की पूरी डिस्कशन को शुरू करने से पहले 24 नवंबर जुमरात का दिन होगा, FOMC की मीटिंग के मिनट्स जो है वो रिलीज आउट होंगे। अब थोड़ा सा US स्टॉक पे आ जाते हैं। तो 24 नवंबर तकरीबन जो है वो हमें ये ड्यूरेशन जो है वो ये जगह तकरीबन नज़र आती है। ये वो रीजन होगा जो कि तकरीबन 24 नवंबर हो सकता है, और S&P 500 इंडेक्स जो है वो इस पोजीशन तक इजीली जो है वो हमें आता हुआ नज़र आ सकता है, अगर मार्केट पहले ही जो है वो करेक्शन ले लेती है FOMC के वजह से। अगर कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर आउट हो जाती हैं, आइदर स्टिल अगर हम देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो कहीं ना कहीं इस रेंज तक दोबारा से जो है वो S&P 500 इंडेक्स जाता हुआ नज़र आ सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, यानी कि 150 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को टच करके RSI दोबारा नीचे आया तो स्टिल हमें एक छोटा गैप नज़र आता है जिसको फिलअप कर सकता है। तो जो रिसेंट क्लोजिंग होगी फ्राइडे की वो जो है वो काफ़ी अहम रोल अदा करेगी। स्टिल अगर एक्सचेंजेस के बैलेंस को देखें तो FTX में 6 BTC में नज़र आते हैं। जब बैंक्रप्सी का चैप्टर 11 फाइल होगा तो FTX USA गवर्नमेंट को 6 BTC जो है वो थमाकर साइड पर हो जाएगा। एक्सचेंज रिजर्व इन एंड आउट हैविली इन एंड आउट हो रहे हैं, और कुछ एक्सचेंजेस में एंट्री हो रही है जिसमें हमें जो कॉइनबेस प्रो और बाइनेंस में जो है वो, और साथ में क्रैकन में जो है वो BTC की एंट्री होती हुई नज़र आती है। इससे लोबाई में भी कहीं ना कहीं एंट्री हो रही है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में है, तो जाहिर सी बात है ये एंट्री कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में जो देखने को मिलेगा। स्टिल ये ट्रेंड लाइन और को उसी तरीके से जो फॉलो अप करें तो हम चीज़ों को इस रेंज से हम आपके साथ शेयर आउट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ब्रेकआउट पॉइंट की जानिब जो वो जा रहा है, वॉल्यूम कम हो जाता है, एक ब्रेकआउट लेता है जिसमें लॉन्ग लिक्विडेट होते हैं, सॉरी शॉर्ट लिक्विडेट होते हैं, फिर जो है वो लॉन्ग को लिक्विडेट करने के लिए नीचे आता है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जो है वो बिल्डअप हैं, उन शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए कहीं ना कहीं बिटकॉइन को पम्प करना ज़रूरी है, ताकि एक्सचेंजेस और कोलैप्स से अपने आप को बचा सकें, तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकें, जिसके बाद जो बिटकॉइन थोड़ा और नीचे जाता हुआ भी हमें नज़र आ सकता है करंट सिनेरियो के मुताबिक, क्योंकि हमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर में कोई खासा फ़र्क जो नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इसी के साथ देखें तो बिटकॉइन को पॉइंट ऑफ कंट्रोल को जो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है वो तकरीबन 16,915 है, और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल तकरीबन 15,900 यानी कि $1,000 नीचे भी हो सकता है।
वीकली टाइम फ्रेम पे सेम सिचुएशन है, जब तक 2 हफ्ते नहीं हो जाते तब तक जो है वो इस सिचुएशन को डिस्कस करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 300 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है आने वाले वक्त में। लोग अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन की देखें, तकरीबन 12,000 तक जो है वो स्टिल डिफरेंट एक्सचेंजेस में हैवी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो लोग इस वक्त जो बिटकॉइन में देख रहे हैं, और ये बाइंग ऑर्डर्स तकरीबन हम आपके साथ जून से जो शेयर आउट कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बिटकॉइन की शॉर्टर टर्म की जो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर है उसको हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़िक्र को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमान अल्लाह।